अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था वेक्टर और स्केलर। और वेक्टर स्केलर की हमने डेफिनेशन, डिफरेंस ये हमने देखा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करती हैं, ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट उनके अंदर डिफरेंसेस भी पढ़े। और जो लास्ट टाइम हमने हेडिंग दी थी वो थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक, अब रिप्रेजेंटेशन मतलब वेक्टर को जाहिर कैसे किया जाए और कहाँ जाहिर किया जाए, ग्राफिकली, मतलब उसको ड्रॉ करके भी हम जाहिर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी डायरेक्शन बतानी होती है तो हम डिफरेंट एरोस का या डिफरेंट जो तीर के निशान होते हैं उनका सहारा लेते हैं। ठीक, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे जाते जाते आपने देखा होगा रोड के ऊपर मुख्तलिफ तरह के साइन बने हुए आते हैं। जैसे रोड के ऊपर ही कुछ ऐसा साइन बना हुआ होता है, या रोड के ऊपर ही आपने देखा होगा कुछ ऐसा साइन बना हुआ होता है, या फिर आपने देखा होगा एक बोर्ड लगा हुआ है और दूर से आपको दिखता है उस बोर्ड के ऊपर ऐसे साइन बना हुआ होता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए, और आप फेमिलियर भी होंगे इन साइन से, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, तो आपका जवाब ये होगा कि सर ये वाला जो साइन है ये बता रहा है कि जिस रोड पर आप मूव कर रहे हैं आगे जाके राइट पर भी एक रास्ता निकल रहा है, और ये वाला साइन ये बता रहा है कि आगे जाके राइट और लेफ्ट दोनों जगह पर एक रास्ता निकल रहा है और सीधा भी है। और ये आपने देखा होगा ये यू टर्न के ऊपर एक बोर्ड प्लेस कर दिया जाता है। अगर आप गौर करें ये सब के सब साइन आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि आप राइट पर भी जा सकते हैं, लेफ्ट पर भी जा सकते हैं और आगे से यू टर्न भी ले सकते हैं। और सबके अंदर जो एक कॉमन चीज आपको दिखेगी स्टूडेंट्स, वो क्या है, एरोस। मतलब कि डायरेक्शन बताने के लिए आपको क्या दिखाए गए, एरो दिखाए गए, और एरो से आपने बहुत आसानी से समझ लिया कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल इसी तरह जब ग्राफिकली या ड्रॉ करते हैं हम वेक्टर को तो हम एक एरो का सहारा लेते हैं। अब अगर आप इस एरो को गौर से देखें, ये मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की है। जो आप ग्राफ के क्वेश्चन में ग्राफ पेपर को रीड आउट करके आए होंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ के दो पोर्शन होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, या आप ये बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल वाला पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है। और इसके फिर हम चार हिस्से भी करते हैं ऐसे, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हमें नेगेटिव वाला रिक्वायर्ड है तो हम उसको यूज़ करेंगे, और अगर नेगेटिव रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, सब का सब पॉजिटिव पोर्शन में इंक्लूड कर देंगे। तो अब अगर मैंने एक वेक्टर को शो किया तो ये ब्लू लाइन इस ग्राफ के अंदर मुझे एक वेक्टर को शो करती हुई दिख रही है। अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट इसके दो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं, एक ये वाला जिसका नाम मैंने रखा है ओ, स्टूडेंट ये कहलाता है इनिशियल पॉइंट, या आप बोल सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ, और एक ये जहां पर मैंने एरो बनाया, और ये जो एरो वाला पॉइंट है ये कहलाता है टर्मिनल पॉइंट, या आप बोल सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर आपका जो वेक्टर है वो क्या हो गया, एंड हो गया। मतलब ये जो भी डायरेक्शन होगी किसी भी क्वांटिटी की होगी उसकी जर्नी स्टार्ट हुई होगी ओ से स्टूडेंट, और एंड हुआ होगा वो कहां पर, ए के ऊपर जाके। और हम अमूमन जब वेक्टर को लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, एक इनिशियल पॉइंट को सिंबल देते हैं और एक टर्मिनल पॉइंट को सिंबल दे देते हैं। मतलब कि अब अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट इसका नाम बताइए क्या है वेक्टर का, तो इसका नाम बहुत आसानी से आप बता सकते हैं स्टूडेंट, इसका नाम है ओ ए। ठीक, ये एक वेक्टर है जो ओ से स्टार्ट हो रहा है और ए पर एंड हो रहा है। और गौर कीजिए आपने जो इसका नाम लिखा है वो कैसे लिखा है, इनिशियल पॉइंट पहले बताया है और टर्मिनल या फाइनल पॉइंट आपने कहाँ बताया है, एंड में बताया। और हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एरो प्लेस कर देते हैं जो अब आपको वाज़े तौर पे ये शो करता है क्या है, वेक्टर है। और गौर कीजिए एरो भी कैसे होगा, एरो भी आपने ऐसे ही प्लेस करा है कि ओ के ऊपर टेल है और ए के ऊपर हेड है। तो मैंने दो लफ्ज और इस्तेमाल करे स्टूडेंट्स, क्या आप इसको टेल भी कहते हैं और आप इसको हेड भी बोलते हैं। और आपने एक रूल भी पढ़ा होगा, आप रिकॉल कीजिए, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन।
बिल्कुल, वो इसी सेंस में कहा गया क्योंकि वेक्टर के पास एक हेड होता है और एक टेल होता है, और वो जब रूल हम दोबारा स्टडी करेंगे तो इसको मजीद देखेंगे, वो रूल यही बात करता है। अब आप आइए इस सिंबल के ऊपर कि सिंबल के ओ पर टेल है क्योंकि यहाँ पर भी टेल है, और कीजिए, और ए के ऊपर हेड आ रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करूं, कैसे? अगर मैं कहूं क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओ, इस वेक्टर का नाम क्या ए ओ हो सकता है? बिल्कुल गलत, इस वेक्टर का नाम ए ओ नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो ये सिंबल है या ये नेम है वेक्टर का, ये शो कर रहा है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी जो टेल है वो वेक्टर ए पर है, ए पॉइंट पर टेल है, और जो हेड है वो ओ पॉइंट पर है, और ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। मतलब अगर ये कहा जाए इस वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, तो इस वेक्टर को स्टूडेंट फिर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इसके जो ओ पॉइंट होगा वो ये होगा, और ए पॉइंट, इसका ए पॉइंट ये होगा और ओ पॉइंट ये होगा, मतलब ए के ऊपर टेल होगी और ओ के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका हेड होगा। अब अगर आप दोनों वेक्टर को देखें ओ ए या ए ओ, तो आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन में वाजे फर्क है। मतलब ये हुआ कि आप इनकी प्लेसेस को भी चेंज नहीं कर सकते अगर आप टू लेटर या टू अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें हेड और टेल को प्रोमिनेंटली आप शो करेंगे। अब आ जाइए, क्योंकि हम राइटिंग कन्वीनियंट करते हैं, मेथड यूज करते हैं, हम राइटिंग में आसान मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस तरह शो नहीं करते, और आसान करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे वेक्टर का कोई सिंगल अल्फाबेट पर नाम रख देते हैं। जैसे यहां पर मैंने इस पूरे ओ ए को क्या कह दिया, ये वेक्टर ए है, तो आप फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आपका वेक्टर ए है। और दोबारा स्टूडेंट ये क्यों किया जाता है, क्योंकि राइटिंग कन्वीनियंट मेथड यूज किए जाते हैं। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, जैसा आपने पढ़ा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये कुछ मैंने नाम लिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। अब ये कुछ नाम हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स के, लेकिन अगर मैं कहूं इनको लिखिए, तो एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, आप वाटर लिख देंगे अगर मैं वाटर बोलूंगा, या आप क्या लिखेंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड लिख देंगे, या आप सोडियम क्लोराइड लिख देंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री में कहूं नहीं, ऐसे नहीं, केमिस्ट्री में लिखिए, तो आप केमिस्ट्री में क्या करते हैं, फिर आप कर देते हैं H2O, CO2, या आप कर देते हैं NaCl। अगर मैं आपसे पूछूं क्या H2O अगर वाटर की जगह लिख दिया जाए तो क्या गलत होगा? आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि H2O वाटर का फॉर्मूला ही तो है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हम CO2 लिख देते हैं। अगर आप गौर करें तो क्या हम वाटर वाटर हर जगह नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट सोचिए कि अगर हम हर जगह वाटर वाटर लिखने लग गए और किसी टॉपिक में 10 से 15 बार वाटर का वर्ड आया, तो पूरा वाटर लिखना या पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लिखना ज़्यादा आसान होगा या सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना ज़्यादा आसान होगा? तो आपका जवाब यही होगा कि सिंबॉलिकली ज़्यादा आसान होगा लिखने में। ये तो राइटिंग था। दूसरा कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप वाटर इंग्लिश में बोल रहे हैं उर्दू में आप उसको पानी बोलते हैं, या कोई दूसरी जबान होगी तो उसका लफ्ज़ कुछ दूसरा होगा। अब केमिस्ट्री पढ़ने वाला पूरी दुनिया में कहीं पर भी, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ेगा तो उसकी एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। वो कॉमन लैंग्वेज क्या बनाई? केमिस्ट्री की ज़बान में बनाई। मतलब कोई भी ज़बान बोलने वाला दुनिया के किसी भी हिस्से में जब पढ़ रहा होगा तो वो वाटर बोले उसकी अपनी मदर टंग में, वो उसको पानी बोले या XYZ अपनी मदर टंग में कुछ भी बोले, लेकिन जब वो H2O लिखेगा तो वो सबको कॉमनली अंडरस्टैंडेबल होगा कि H2O का मतलब पानी होता है या वाटर होता है। तो एक इसका पहलू ये भी है, और दूसरा पहलू ये भी है कि राइटिंग आसान हो जाती है, इजी होता है, कन्वीनियंट होता है। इसीलिए हम ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी इस्तेमाल करते हैं, और आसानी के लिए हम सिंगल अल्फाबेट के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं किसके अंदर, आपके एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको डेफिनेशंस कवर करवाऊंगा। ठीक, तो हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ।
तो स्टूडेंट्स अगला जो मैंने हेडिंग डाली, ये सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मतलब कुछ वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या हो सकती है। लेकिन एक बात दिमाग में रखिए, और मैं बार बार आपको ये रिकॉल करवाऊंगा लेक्चर के दौरान, कि हम जब वेक्टर को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं या जाहिर करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, तो स्टूडेंट जनरली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते वक्त हम दो चीज़ें सिर्फ जाहिर कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ क्योंकि जर्नल वे में हम कवर नहीं कर पाते, वो क्या, अगर मैं कहूँ वेक्टर के पास कौन सी तीन चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे वेक्टर को हम कंप्लीट स्पेसिफाई या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे वो तीन होती हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एक यूनिट, एक मैग्नीट्यूड और एक हो गई डायरेक्शन। और ये यूनिट मैग्नीट्यूड स्केलर के पास भी होता है, लेकिन अगर वेक्टर की सेंस में बात करें तो वेक्टर के पास यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब अगर जनरल बात करें तो हम यूनिट को डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब जैसे अगर मैं कहूं, इससे पहले भी मैंने कहा एक वेक्टर है वो ए है, तो आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहेंगे सर इसके पास यूनिट भी होगी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास इसकी डायरेक्शन भी होगी। लेकिन अगर मैं आपको स्पेसिफिक ना करूं कि ये क्वांटिटी है कौन सी, तो आप कभी भी इसकी यूनिट नहीं बता सकेंगे। हाँ, अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं आपको, ये जो ए क्वांटिटी है ये वेलोसिटी है, तब आपने पढ़ा वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, अब आप बता देंगे। मतलब जनरल वे में हम यूनिट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम फोकस करते हैं अपना किसके ऊपर, दो चीज़ों के ऊपर। वो कौन सी हैं फिर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे या जाहिर कर रहे होंगे, तो हम ज़्यादातर किन चीज़ों की बात करेंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की और उस वेक्टर की डायरेक्शन की। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मतलब अगर आपने किसी वेक्टर को लिखा या कहा ए बी सी आर वेक्टर्स, ए बी सी तीन वेक्टर हैं, तो अब क्या ए बी सी जो लिखे हुए हैं वो देखने में वेक्टर जाहिर कर रहे हैं? ये तो मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है वेक्टर है, लेकिन ना बोला जाए, बुक में कहीं पर लिखा हुआ हो कि ए बी सी लिखा हुआ है और वेक्टर का वर्ड ना लिखा हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ए बी सी तीन वेक्टर हैं अलग अलग? तो इनका तरीका क्या है, जो पहले बताया, इनके ऊपर शो करने के लिए क्या लगा दिया जाता है, एरो। तो आप एरो ये शो कर रहे हैं कि क्या है, वेक्टर है। लेकिन अगर इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक, मतलब अगर इनका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाए, तो हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड जो होता है वो नंबर होता है। अगर मैं ये पूछूं नंबर की क्या कोई डायरेक्शन होती है, तो आप कहेंगे नहीं। तो मैं कह सकता हूं जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन है, इन एक्चुअल वो खुद भी स्केलर है, मतलब उसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर इनका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाए जस्ट, तो कैसे किया जाता है? तो हम दो मेथड बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एक, एरो हटाकर आप इनकी सिंबल्स लिख दीजिए, ए बी सी क्या है, इनके मैग्नीट्यूड हैं, या आप लिख दीजिए ऐसे, इनको मोड में एनक्लोज कीजिए। अगर आप एरो लिखना चाह रहे हैं, ये दोनों तरीके हैं किस चीज को जाहिर करने के, मैग्नीट्यूड। तो ये कहलाएंगे मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी, ठीक, ऐसे। और ये तीनों वो वेक्टर हैं जिनके ये मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर फिंगर प्लेस करूं, कहूं ये क्या है, तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर मैं इसके ऊपर फिंगर प्लेस करूं ये क्या है, तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जस्ट मैग्नीट्यूड। जब ये ए बी सी में मैग्नीट्यूड कह रहा हूं, तो ये कहीं पर भी डायरेक्शन या यूनिट को शो नहीं कर रहे। इस कंप्लीट वेक्टर का सिर्फ क्या शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा तरीका ये है, ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो दो बातें हमने और देखी, क्या कि वेक्टर को तो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड जस्ट शो करना हो तो कैसे शो किया जाता है? हम या तो एक तरीका ये अपनाते हैं कि उनके ऊपर से जो एरो होता है वो रिमूव कर देते हैं, तो ए बी सी आर द मैग्नीट्यूड्स। या अगर एरो प्लेस करना है तो फिर आप उनको मोड में इनक्लोज करते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती हैं, तो ये भी शो करता है किसको, मैग्नीट्यूड को। तो ये दोनों मेथड हम यूज करेंगे। अब आप आ जाइए, ठीक है, डेफिनेशंस की तरफ, क्योंकि डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले ये समझाना
जरूरी था। अगर आप डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले वो डेफिनेशन जो आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए वो है नेगेटिव वेक्टर। ये डेफिनेशन आपने नेगेटिव वेक्टर की मैट्रिक क्लास में भी स्टडी की। अब स्टूडेंट्स नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो नेगेटिव वेक्टर में पहली बात आप ये याद रखेंगे कि नेगेटिव वेक्टर किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर है आपके पास ए, ठीक, ये अभी नेगेटिव वेक्टर नहीं है, ये आपके पास कोई भी जनरली एक वेक्टर है और इसको मैंने कह दिया ये क्या है, ए। तो अब मैं इसका नाम रख देता हूं ये ए है, वेक्टर ए, ठीक। क्या इस वेक्टर को मैंने कंप्लीट स्पेसिफाई किया? ठीक, तो बिल्कुल नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ जस्ट इसका क्या रखा, नाम रखा यहां पे कि वेक्टर ए है। अब आइए आप वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? तो वेक्टर के पास स्टूडेंट तीन चीजें होती हैं, यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यूनिट को हम डिस्कस नहीं करते तो दो चीजें रह जाती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब ये जो ए वेक्टर लिखा है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। यहां पर आप मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इसकी लेंथ, कितनी लेंथ है, लेकिन हमने मेजर नहीं की, हम स्पेसिफिक नहीं हुए, हम सिंबॉलिकली बात करेंगे। तो सिंबल क्या हम दे देंगे इसको? दो तरह से दे सकते हैं, एक या तो मॉड वाली सिंबल या दूसरी क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, दूसरी हो सकती है आप एरो हटा के लिख दें, ठीक है। दोनों जो बिल्कुल अभी अभी मैंने समझाई, तो हम एक ही सिंबल को आगे फॉलो करेंगे। ये वेक्टर ए है। अब आपने इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक वेक्टर होगा तो फिर उसका नेगेटिव वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। अब अगर इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है तो नेगेटिव वेक्टर कैसा होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव वेक्टर ऐसा होगा कि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो बिल्कुल वही होगा जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। देख सकते हैं आप, अगर लेंथ मैग्नीट्यूड था तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट उतना ही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन भी वही है, तो आपको दिख रहा होगा अगर इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गई है ऐसे। इसकी डायरेक्शन आप बोल सकते हैं चेंज हो गई, ठीक। इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्या हो गई? चेंज हो गई। और स्टूडेंट्स भी यही वर्ड यूज करते हैं, चेंज हो गई, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन बदल चुकी है। लेकिन मैं यहां पर चेंज का वर्ड यूज नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इस चेंज की जगह यूज करूंगा अपोजिट है, ठीक। मतलब नेगेटिव वेक्टर जो है, वेक्टर ए का जो नेगेटिव मैंने ड्रॉ किया उसका मैग्नीट्यूड तो सेम एज वेक्टर ए है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अगर मैं नाम रखूं इसका क्या रखूंगा? अब ये वेक्टर ए तो नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका नाम रखा मैंने वेक्टर बी। हाँ, मैग्नीट्यूड जो है वो उतना ही है, जो बी का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? ए के। अगर मैं लिखूं बी क्या है तो मैं लिख सकता हूं बी होगा नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। और वो नेगेटिव डायरेक्शन चेंज होना या डायरेक्शन अपोजिट होना किस चीज से शो किया जा रहा है? माइनस साइन से शो किया जा रहा है। तो इस डेफिनेशन को मैं अभी खत्म नहीं कर रहा, मैं इस डेफिनेशन को इंशाल्लाह कुछ टेक्निकल पॉइंट्स इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा।